हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है, हमारे चल रहा है क्लास 12 के बायोलॉजी का दूसरा अध्याय जिसका नाम है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो आज इस अध्याय का हमारा 7वां पार्ट होने वाला है। इससे पहले मैंने 6 पार्ट इस चैप्टर के ऑलरेडी कंप्लीट कर रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो फिलहाल आज के सेशन में हम बात करेंगे पुष्प के मादा जन्म भाग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करेंगे, जो कि क्या होता है स्त्री केसर या अंडक, जिसे हम पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं। तो इसकी संरचना मैंने आपको ऑलरेडी कहां पर बता रखी है। जब मैं पुष्प की संरचना बता रहा था तो वहां पर मैंने आपको पुष्प के मादा जन्म भाग यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में बता रखा है, जो कि स्त्री केसर था। और आपको यह भी बात मालूम है कि स्त्री केसरों के समूह से क्या बनता है, जयांग बनता है, जिसे गायनोसियम बोला जाता था। तो यहाँ पर आज हम बात करने वाले स्पेशली पुष्प के मादा जन्म भाग यानी कि स्त्री केसर की। और स्त्री केसर का एक जो अंदर अंदरूनी भाग होता है जिसे अंडक बोला जाता है। तो अंडक के अंदर एक संरचना मिलती है जिसे बीजांड या ओव्यूल बोला जाता है। तो ये जो बीजांड और ओव्यूल है, इसके स्ट्रक्चर को भी हम अच्छी तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप इस सेशन के लास्ट तक बने रहिएगा जिससे कि आपको हर एक बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या जानना है, जो स्त्री केसर या अंडक होता है जिसे पिस्टिल या कार्पल बोलते हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो आप यहाँ पर देखिएगा, तो आप किसी भी जब स्त्री केसर या अंडक को देखते होंगे तो इसमें 3 पार्ट आपको दिखाई देता है। सबसे पहला जो ऊपर वाला हिस्सा होता है जिसे हम बोलते हैं वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। तो ये जो वर्तिकाग्र या स्टिग्मा है, ये कौन सा भाग होता है, तो ये स्त्री केसर या अंडक का सबसे ऊपरी वाला भाग होता है। और इसी भाग पर क्या होता है, जब परागण की प्रक्रिया होती है यानी कि पॉलिनेशन का जब प्रोसेस होता है, तो जो परागकण होते हैं इसी वर्तिकाग्र वाले भाग पर आकर के गिरते हैं। तो इस बात को याद रखिएगा। अंडक या बोल सकते हैं स्त्री केसर का सबसे ऊपरी वाला भाग क्या होता है, वर्तिकाग्र या स्टिग्मा। आप इसके ठीक नीचे आओगे तो आपको दूसरा पार्ट दिखेगा जो होता है वर्तिका, जिसे स्टाइल बोला जाता है। तो ये वर्तिका या स्टाइल कौन सा है, ये लंबा वाला जो नलिका नुमा भाग दिख रहा है, ये इसका वर्तिका या स्टाइल होता है। अब ये क्या करता है, तो ये करता क्या है, जब ये परागकण आकर के यहाँ पर गिरते हैं तो ये क्या करेंगे, पराग नलिका का निर्माण यानी कि पोलन ट्यूब का निर्माण करते हैं। अब ये पोलन ट्यूब क्या होता है, इस वर्तिका के माध्यम से होते हुए कहां पर जाता है, इस बीजांड में चला जाता है। तो ये जो वर्तिका स्टाइल है, ये क्या कर रहा है, इस पोलन ट्यूब को क्या कर रहा है, रास्ता दे रहा है, यानी कि इसको एक रास्ता प्रदान कर रहा है कहां तक जाने के लिए, इस अंडाशय के अंदर उपस्थित इस बीजांड तक जाने के लिए। तो इसके वर्क को भी आप याद रखिएगा। और सबसे नीचे वाला जो पार्ट होता है वो क्या कहलाता है, अंडाशय या जिसे ओवरी बोला जाता है। तो ये जो अंडाशय, ये फूला हुआ भाग होता है किसी भी स्त्री केसर का। क्लियर है। और इसी अंडाशय के अंदर क्या होता है, ये बीजांड या ओव्यूल प्रेजेंट होता है। तो अगर बीजांड या ओव्यूल की बात करें तो ये बीजांड जिस संरचना द्वारा इस अंडाशय की आंतरिक भित्ति से चिपका हुआ है, इसको बोला जाता है क्या, बीजांडसन, या इसी को प्लेसेंटा बोलते हैं। तो प्लेसेंटा का कार्य क्या होता है, सबसे पहली बात कि ये इसी से क्या होता है, बीजांड जुड़ा होता है। क्लियर है। और ये जो बीजांडसन या प्लेसेंटा होता है, ये बीजांड को क्या करता है, पोषण देने का काम करता है। तो इसे पोषण देता है। अब पोषण देगा तो कहीं ना कहीं ये बीजांड जो आपके प्रारंभिक अवस्था में ये परिपक्व होगा, यानी कि इसका मेच्योरेशन होगा, ये परिपक्व होगा। तो कैसे परिपक्व होगा इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले आपको क्या जानना है, इस बीजांड के स्ट्रक्चर या संरचना के बारे में जानना है कि इसमें कौन कौन से भाग होते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो ये बीजांड या ओव्यूल की स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा का पूरा दिखाया गया है, जिसमें आपको दिख रहा है सबसे पहले ये जो यहाँ पर लंबी संरचना दिख रही है बीजांड के नीचे, इसे बोला जाता है बीजांड वृंत, या इसे फ्यूनिकल भी बोला जाता है। अब ये जो बीजांड वृंत या फ्यूनिकल है, ये क्या करता है, इस बीजांड को इस अंडाशय या बोल सकते हैं बीजांडसन से जोड़ने का काम करता है। तो जिस संरचना द्वारा बीजांडसन से या बोल सकते हैं प्लेसेंटा से जुड़ा हुआ होता है, उस संरचना को बीजांड वृंत या फ्यूनिकल बोला जाता है। ये पहला पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आप बीजांड वृंत के थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो यहाँ पर ये जो खाली वाला पोर्शन दिख रहा है, इसको बोला जाता है नाभिका, या इसी को हाइलम बोलते हैं। तो ये जो नाभिका या हाइलम है, ये क्या होता है, ये जो पूरा का पूरा बीजांड आपको दिख रहा है, यानी कि ये मेन संरचना जो दिख रही है बीजांड की, और ये बीजांड वृंत है, जिस स्थान पर ये दोनों आपस में जुड़ते हैं उसको नाभिका या हाइलम बोला जाता है। तो हाइलम वह स्थान होता है जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़े होते हैं। क्लियर थी बात। अब आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जो आपको खाली स्थान दिख रहा है, ये जो छिद्र आपको दिख रहा है, इसे बोला जाता है बीजांड द्वार, या इसे इंग्लिश में माइक्रोपाइल बोलते हैं। अब ये जो बीजांड द्वार होता है, इसी से जो क्या होता है, ये जो पराग नलिका होती है इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। तो इस बात को याद रखिएगा। अब अगर बात करें तो आपको ये जो लाल कलर की संरचना दिख रही है, इसको बोला जाता है भ्रूणकोश। क्या बोला जाता है, भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक। तो एम्ब्रियोसेक क्या है, एम्ब्रियोसेक के अंदर ही कहीं ना कहीं क्या होता है, मादा युग्मक या फीमेल गैमेट प्रेजेंट होता है, जिसे हम अंडकोश बोलते हैं या एक्स बोला जाता है। अब ये जो भ्रूणकोश है, इसी के अंदर मादा युग्मक प्रेजेंट है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, मादा युग्मकोद्भित्ति यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब इस भ्रूणकोश के चारों तरफ आपको ये जो ब्लैक ब्लैक कलर की संरचनाएं दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है क्या, बीजांड का ऊतक, यानी कि ये कोशिकाओं का समूह होती है। कौन सी कोशिकाओं का, बीजांड का कोशिकाओं का समूह होती है, इसीलिए इसे बीजांड का ऊतक या न्यूक्लियस बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। अब आपको दिख रहा होगा न्यूक्लियस के साइड में, इस साइड भी और इस साइड में क्या मिल रहे हैं, अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट मिलते हैं।
और ये इंटीग्यूमेंट क्या होते हैं, इस बीजांड का ऊतक को चारों तरफ से घेरे रखते हैं। अभी जो अध्या आवरण है ये आपको हर एक पादपों के बीजांड में अलग अलग देखने को मिल सकता है। इसमें आपको दो अध्यावरण दिख रहे होंगे, एक इनर वाला, ये पहला वाला हो गया, और दूसरा आउटर वाला दिख रहा होगा, यानी कि इसमें दो अध्यावरण है। आपको कई कई पादपों में देखने को मिलेगा, किसी में 3 अध्यावरण होंगे तो किसी में केवल एक ही अध्यावरण होगा। तो ये अलग अलग पादपों पर डिपेंड करता है। अब आप देखोगे तो अध्यावरण, ये जो अध्यावरण जहां से शुरू हो रहे हैं उसके ऊपर वाले भाग को निभाग या चलाजा बोला जाता है। तो ये चलाजा क्या होता है, ये आप बोल सकते हो कि ये बीजांड द्वार के ठीक अपोजिट वाला पार्ट होता है, या आप बोल सकते हो जहां से ये अध्यावरण या इंटीग्यूमेंट स्टार्ट होते हैं उस भाग को क्या बोला जाता है, निभाग या चलाजा बोला जाता है। तो ये पूरी संरचना बीजांड की होती है और इसके बारे में क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। इसकी संरचना के बारे में पूछ लेगा और इसके प्रत्येक भागों के बारे में वो वर्णन करने के लिए भी आपको कह देगा। तो आप अच्छी तरीके से इसको देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा इसका। अब हम आगे अगर बात करें तो हमें बात किसका करना है, इस बीजांड के अंदर उपस्थित इसकी भ्रूणकोश या एम्ब्रियोसेक की। तो आइए एम्ब्रियोसेक की बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे ये एम्ब्रियोसेक की संरचना यहाँ पर दिखाई गई है, ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है ये एम्ब्रियोसेक की संरचना है। अगर हम एम्ब्रियोसेक या भ्रूणकोश को अच्छी तरीके से देखें इसके अंदर तो आपको क्या दिखेगा, 3 कोशिकाएं इस साइड, यानी कि आप बोल सकते हैं ये वाला भाग जो है ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट है और ये निभाग की तरफ है। तो निभाग की तरफ 3 कोशिकाओं का समूह होता है जिसे हम बोलते हैं प्रतिमुखी कोशिका। क्या बोलते हैं, प्रतिमुखी कोशिका, या इसी को एंटीपोडल सेल बोला जाता है। तो एंटीपोडल सेल या प्रतिमुखी कोशिका कहां पर प्रेजेंट होती है, भ्रूणकोश में। तो आप बोल सकते हैं ये निभाग की तरफ या चलाजा की तरफ प्रेजेंट होती है, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब आप आओगे प्रतिमुखी कोशिका के ठीक नीचे तो आपको ये एक कोशिका दिख रही है जो कि जिसे बोला जाता है केंद्रीय कोशिका, या इसे पोलर सेल भी बोला जाता है। अब ये जो केंद्रीय कोशिका है, याद रखिएगा ये केंद्रीय कोशिका कैसी होती है, द्विकेंद्रकीय होती है। यानी यहाँ पर जो दो डॉट आपको दिख रहे हैं, ये दोनों डॉट जो है ये केंद्रक को दिखा रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसमें 2 डॉट है, इसीलिए ये क्या होती है, द्विकेंद्रकीय कोशिका होती है, जिसे क्या बोला जाता है, केंद्रीय कोशिका या पोलर सेल बोला जाता है। अब आप सबसे नीचे देखेंगे तो आपको 2 टाइप का यहाँ पर सेल दिख रहा होगा। जो सबसे बड़ा वाला सेल आपको दिख रहा है इसे बोला जाता है अंड कोशिका, यानी कि एग सेल। क्लियर है। तो यही क्या होता है, मादा युग्मक होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ये क्या है, ये मादा युग्मक है, ये मादा युग्मक होता है जिसे हम बोलते हैं फीमेल गैमेट। और जो इसके साइड साइड में 2 कोशिकाएं दिख रही हैं इसे बोला जाता है सहायक कोशिका या सिनर्जेड इसे बोला जाता है। अब इसका क्या कार्य होता है, तो जैसा कि नाम इसका क्या है, सहायक कोशिका या सिनर्जेड, तो कहीं ना कहीं ये सहायता करेंगी किसमें, निषेचन करने में, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होगा अंड कोशिका का और ये बोल सकते हैं अंडर युग्मक का, उनमें फर्टिलाइजेशन के लिए ये सहायता प्रदान करती है। कैसे सहायता प्रदान करेंगी, तो आप आगे जब पढ़ोगे पॉलिनेशन के थ्रू वाला प्रोसेस पढ़ोगे तो वहां पर आपको सारी बातें बताई जाएंगी। अब ये जो सहायक कोशिका है ये और अंड कोशिका है, इसके दोनों के समूह को क्या बोला जाता है, इन्हें सम्मिलित रूप से अंड समुच्चय या एग एपरेटस बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एग एपरेटस क्या होता है, तो आप क्या कहोगे कि अंड कोशिका और सहायक कोशिका के सम्मिलित रूप को क्या बोला जाता है, एग एपरेटस या अंड कोशिका बोला जाता है। तो ये पूरा का पूरा आपके बोल सकते हैं बीजांड या ओव्यूल की संरचना है, और ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट ये जो आपका भ्रूणकोश है, एम्ब्रियोसेक है, इसकी संरचना है। अब मैंने आपको बताया कि जो बीजांड होता है इसके अंदर ये जो भ्रूणकोश उपस्थित है, इस भ्रूणकोश को बोला जाता है क्या, गुरबीजाणु। क्या बोला जाता है, गुरबीजाणु। और ये जो आपका बोल सकते हैं बीजांड है ये क्या है, ये कहीं ना कहीं गुरबीजाणु ध्वनि है या मेगास्पोरेंजियम इसे बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, तो अभी आप इसके जब परिवर्धन का प्रोसेस पढ़ोगे तो आपको बताया जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, अब हमारा अगला टॉपिक होने वाला है क्या है, ये बीजांड का परिवर्धन, यानी कि कहीं ना कहीं जो बीजांड है हमारा वो कैसे डेवलप होता है या बनता कैसे है, इसको आज हम देखने वाले हैं। तो आप देखिएगा ये आपको जो संरचना यहाँ पर दिख रही है ये क्या है, बीजांड की प्रारंभिक संरचना है, जिसमें आपको दिख रहा है कुछ कोशिकाओं का समूह। अब ये जो कोशिकाएं हैं ये कौन सी कोशिकाएं, ये यही कोशिकाएं हैं जो आपको बीजांड का ऊतक दिख रहा है, इसी में उपस्थित जो कोशिकाएं इन्हें बोला जाता है बीजांड का कोशिकाएं। तो कहीं ना कहीं जो बीजांड का ऊतक मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ये कौन सी कोशिकाएं यहाँ पर प्रेजेंट है, वही कोशिकाएं बीजांड का ऊतक कह लीजिए या बीजांड का कोशिकाएं इन्हें बोल सकते हैं, यानी कि ये न्यूक्लियस सेल है। अब अगर बात करें तो न्यूक्लियस सेल में से क्या होता है, कुछ कोशिकाएं पोषण ग्रहण करती हैं। अब पोषण कौन दे रहा है इन्हें, तो आपको मैंने बताया, आप यहाँ पर देखिएगा जो बीजांड होता है ये प्लेसेंटा से जुड़ा होता है, यानी कि बीजांडसन से जुड़ा होता है। और मैंने आपको बताया कि बीजांडसन क्या करता है, इस बीजांड को पोषण देगा। अब बीजांड को जब पोषण देगा तो आपको मालूम है बीजांड के अंदर ही कौन सी सेल मिल रहा है, न्यूक्लियस सेल या बीजांड का ऊतक मिल रहा है। अब बीजांड का ऊतक अगर बीजांड के अंदर मिल रहा है तो इनको पोषण कैसे मिलेगा, इसी बीजांड से मिलेगा। क्लियर है इतनी बात। तो बीजांड के अंदर जो बीजांड का कोशिकाएं हैं इनको पोषण मिलता है और ये कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, आकार में बड़ी हो जाती हैं। अब ये जो बड़ी कोशिकाएं हैं आकार में, इन कोशिकाओं को बोला जाता है प्रापर्स कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल बोला जाता है। तो ये जो प्रापर्स कोशिका या आर्किस्पोरियल सेल है कैसे बनी है,
कहीं ना कहीं जो आपके बीजांड काय कोशिकाएं हैं इन्होंने पोषण ग्रहण किया और पोषण ग्रहण करके ये प्रापर्स कोशिकाएं या आर्किस्पोरियस सेल में चेंज हो जाती हैं। अब अगर बात करें तो आर्किस्पोरियस सेल में होने वाला है क्या, समसूत्री विभाजन, जिसको हम बोलते हैं मिटोटिक सेल डिवीजन। अब मिटोटिक सेल डिवीजन होता है तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मिटोटिक सेल डिवीजन या समसूत्री विभाजन में एक कोशिका दो कोशिकाओं में डिवाइड हो जाती है और दोनों में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं वो समान होते हैं। क्लियर है इतनी बात? तो इससे दो कोशिकाएं बनेगी, किससे, प्रापर्स कोशिका से। जो पहली कोशिका होगी इसे हम बोलते हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका, जिसे प्राइमरी पैराइटल सेल बोला जाता है, और दूसरी कोशिका होती है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, जिसको प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल बोला जाता है। अगर हम बात करें प्राथमिक भित्तीय कोशिका की, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका की। तो आप यहाँ पर देखिएगा इस संरचना में, ये बीजाणु की संरचना है जिसमें आपको दो कोशिकाएं दिख रही हैं। पहला जो एक ब्लैक कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है, प्राथमिक भित्तीय कोशिका है, प्राइमरी पैराइटल सेल है। और जो आपको ये रेड कलर की कोशिका दिख रही है इसको बोला जाता है प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका, यानी कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल। अब ये कोशिका कैसी है, तो ये कोशिका द्विगुणित है, इस बात को याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक अर्धसूत्री विभाजन या मियोसिस सेल डिवीजन नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं प्राथमिक भित्तीय कोशिका की। अभी जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका है ये करता क्या है, ये 2 से 3 बार लगातार क्या करेगा, समसूत्री विभाजन करेगा। क्या करता है, 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन करेगा। अब सोचिए अगर 2 से 3 बार समसूत्री विभाजन कर रहा है तो पहली बार जब करेगा कोशिका तो 2 कोशिकाएं बनेंगी। अब वो दोनों कोशिकाएं फिर से करेंगी तो 4 हो जाएंगी, और जब उसे तीसरी बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 से 8 कोशिकाएं बन जाएंगी। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये जो ब्लैक कलर की कोशिकाएं दिख रही हैं जिनकी संख्या 8 है, ये कौन सी कोशिकाएं हैं, ये कहने के ये आपकी प्राथमिक भित्तीय कोशिकाएं हैं जिन्होंने समसूत्री विभाजन किया है। अब समसूत्री विभाजन के थ्रू ये जो 8 कोशिकाएं बनी है ये कोशिकाएं आगे चल करके नष्ट हो जाएंगी। अब पूछोगे नष्ट क्या हो गई, तो जब ये कोशिकाएं नष्ट होती हैं तो इनका जो सारा पोषण होता है, जो सारा न्यूट्रिशन है, ये कौन ले लेगा, आपके ये जो बीच में कोशिका है, कौन सी कोशिका, प्राथमिक बीजाणुजनक कोशिका यानी कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल है। ये क्या करेगा, इन नष्ट हुई समस्त भित्तीय कोशिकाओं की पोषण को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब जब ये पोषण ले लिया है किसका, प्राथमिक भित्तीय कोशिकाओं का, तो ये आकार में और अधिक बड़ा हो जाएगा, और जब आकार में और अधिक बड़ा हो जाएगा तो इस संरचना को बोला जाता है क्या, गुर बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि मेगास्पोर मदर सेल। अब आपको मालूम है कि कहीं ना कहीं जैसे मैंने लघु बीजाणु जन्म में बताया था कि लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से होता है अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, तो इसी प्रकार से जो गुर बीजाणु मात्र कोशिका है ये भी द्विगुणित है और कहीं ना कहीं ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी और किसका निर्माण करेगी, गुर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो गुर बीजाणु का निर्माण हो रहा है कहाँ पर हो रहा है, इस बीजांड के अंदर हो रहा है। इसीलिए इस बीजांड को क्या बोला जाता है, गुर बीजाणु ध्वनि बोला जाता है। क्यों गुर बीजाणु ध्वनि बोला जाता है, क्योंकि इसी के अंदर गुर बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है, तो गुर बीजाणु मात्र कोशिका द्वारा हो रहा है। अब आपको नेक्स्ट सेशन में यह बताया जाएगा कि गुर बीजाणुओं का निर्माण होता कैसे है, यानी कि गुर बीजाणु जन्म होता कैसे है इस गुर बीजाणु मात्र कोशिका से। तो आपको आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल सही समय पर मिल जाए। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय।